आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में नारी सशक्तिकरण के आयामों पर जब हम प्रारंभ से दृष्टि डालते हैं तो उसमें भी हम इस बात का आकलन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो प्रारंभिक आधुनिक काल है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, वहाँ नारी को सशक्त बनाने के जो संकल्प थे, जो योजनाएं थीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समय सापेक्ष परिवर्तनों के साथ उपस्थित होने लगी। इसलिए भारतेंदु और द्विवेदी युग की नारी का सशक्तिकरण और छायावादी युग की नारी का सशक्तिकरण, चाहे महादेवी के संस्मरण और रेखाचित्र हों या निराला की तोड़ती पत्थर और विधवा जैसी कविताएं हों, जहाँ वो समाज को, पूरे राष्ट्र को एक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कि हमारे देश में स्त्री की ये दशा जो है ये कब तक रहेगी। ऐसी तमाम कहानियाँ, लघु उपन्यास, उपन्यास, नाट्य रचनाएं, उन सब से सशक्तिकरण के बदलते आयामों का अनुमान लगाया जा सकता है। आज़ादी के पहले की भारतीय नारी और आज़ादी के बाद की भारतीय नारी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, स्वतंत्रता के बाद एक अपने लिए एक खुला आकाश, एक सारा आकाश खोजने और प्राप्त करने की जो लालसा थी, जो इच्छा थी, उसने जीवन के द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए भारतीय नारी को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। वो दुविधा और द्वंद्व में अब रहना नहीं चाहती। वो छद्म मर्यादा के पर्दे के पीछे रहकर उस प्रताड़ना को सहना नहीं चाहती। उषा प्रियंवदा का चर्चित उपन्यास है शेष यात्रा। उसमें अनुका जब उसका पति प्रणव त्याग देता है उसे, तो कुछ समय के लिए वो द्वंद्वग्रस्त रहती है, किंतु बाद में दिव्य द्वारा समझाए जाने पर तनावों और द्वंद्वों का सामना करते हुए डॉक्टर बनकर द्वंद्व मुक्त हो जाती है। ये जो पढ़ने, लिखने, आत्मनिर्भर होने और जीवन में निर्धारित लक्ष्य को हासिल या प्राप्त करने की जो सोच है, वह भी इन कथात्मक रचनाओं में उद्घाटित होती है। स्वतंत्र जीवन यापन, यह उसे शक्ति देता है, यह उसे आत्मविश्वास देता है। कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी में जब हिंदी कथा साहित्य के इतिहास की वह पहली स्त्री बनकर आती है जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए खुलकर उसका समर्थन करती है। सूरजमुखी अंधेरे की नायिका, बलात्कृता स्त्री, बलात्कार के बाद के द्वंद्व को सहती हुई भी उसे दीपाकर के माध्यम से जब यह पता चल जाता है कि सभी कुछ अपनी जगह पर है और कुछ भी खंडित नहीं है, सब वैसा ही है, तो कृष्णा सोबती के उपन्यास में यह स्पष्ट कर किया जाता है कि बलात्कार व्यक्तित्व का खंडन नहीं है, वो उसकी स्वेच्छा से हुआ कृत्य नहीं है, तो इसमें उसका दोष क्यों। चित्रा मुदगल की कहानी भूख में उस बेरोजगार स्त्री के द्वंद्व को उकेरा गया जो आजीविका की खातिर अपने छोटे बच्चे को भिखारिन को देने के लिए विवश हो जाती है। मृदुला सिन्हा सांस्कृतिक मूल्यों की प्रहरी बनकर अपनी रचनाओं के माध्यम से आती हैं, जो मेहंदी को रंग में पांव कटी शालिनी के द्वंद्वों को बखूबी उकेरती हैं, उभारती हैं और बाद में उसे आत्मनिर्भर दिखाकर उसे द्वंद्व मुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए संकल्पबद्ध होती हुई दिखाती हैं। हिंदी कथा साहित्य में कथा साहित्यकारों ने
नारी के आर्थिक रूप से स्वावलंबी रूप का चित्रण इसको प्रस्तुत करते हुए द्वंद्व से उसे मुक्ति दिखाने का प्रयत्न किया है। मेहरुन्निसा परवेज की रचना अकेला पलाश, इसकी तहमीना कामकाजी नारी है, स्वावलंबी है, किंतु नपुंसक पति की पत्नी होने के कारण स्त्री देह के द्वंद्व को सहने को विवश है। तुषार के साथ का संबंध तहमीना को एक बार द्वंद्वग्रस्त कर देता है, फिर वह सोचकर यह पाप नहीं, आदमी की ज़रूरत है, अपराध बोध से मुक्त हो जाती है। ये सोच भी पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य जीवन शैली, इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारे यहाँ इससे पहले भी इस तरह की औपन्यासिक रचनाओं और कथात्मक रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जहाँ यह पाप है क्या और पुण्य है क्या, इस पर विचार किया गया है। कमलेश्वर का तीसरा आदमी, उसकी चित्रा तो आर्थिक अभाव से उत्पन्न द्वंद्वों को सहती है और पति के शक का शिकार भी बनती है। स्थिति के विषम हो जाने पर पति को मात्र सूचना देकर एक विद्यालय में नौकरी कर लेती है, और जब पति नरेश उसे छोड़कर चला जाता है तो सुमंत के साथ निसंकोच रहने का निर्णय भी लेती है। यही उसके सशक्तिकरण होने का, सशक्त होने का प्रमाण भी है। अमानवीय अत्याचारों और आचारों के प्रति आक्रोश, यह भी आधुनिक या स्वातंत्र्योत्तर भारतीय नारी में किस तरह उभर कर आता है, उसकी चर्चा भी उपन्यासकारों ने, कथाकारों ने की है। जब स्त्री सशक्त हो जाती है तो वह अपने प्रति होने वाले अमानवीय आचारों के प्रति विद्रोह करती है, और विद्रोह दर्ज करने की जो हिम्मत है, जो साहस है, जो सामर्थ्य है, उसे प्रकट करते हुए पुरुष जो स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को देखकर उसका विरोध करने लगते हैं, उनको चुनती है। सारा आकाश के पुरुष पात्रों की यह विशेषता है कि वे नारी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। जब भाई द्वारा भाभी पर हाथ उठाया जाता है, तब समर अपने भाई के उस कुकृत्य को धिक्कारता है, उसका विरोध करता है। यदि पुरुष अपने पुरुषत्व पर गर्व करे तो गौरव की बात मानी जाए, लेकिन स्त्री अपने स्त्रीत्व की बात करे तो समाज उसे अनैतिक मानता है। कमलेश्वर ने अपने प्रथम उपन्यास एक सड़क 57 गलियां, इसकी नारी पात्र बंसरी पर पुरुष के द्वारा किए गए अमानवीय आचरण पर आक्रोश व्यक्त करवाया है। वही सरनाम जिसे बंसरी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, बंसरी को सराय में बिकने के लिए ले जाता है। बंसरी के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है और उस सरनाम से पिंड छूटेगा, अकेलेपन की मार से वह बेहाल हो जाएगा, तड़पेगा, पछताएगा, और तब वह लस्त पड़े शेर को देखेगी, कितना अनिर्वचनीय आनंद होगा। ये कल्पना है उस सशक्त होती हुई भारतीय नारी की, जब वह एक अमानवीय व्यवहार करने वाले पुरुष के प्रति ऐसा सोचती है। उसे लगता है कि जब इसके जीवन में अकेलापन आएगा और उसकी मार ये सह नहीं पाएगा, ये तड़पेगा, ये पछताएगा, लस्त पड़े शेर की तरह मैं इसे देखूंगी और कितना सुख मिलेगा, अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होगा। ये सोच भारतीय नारी की बनती जाती है। कृष्णा सोबती के लौटे हुए मुसाफिर कि सलमा को जब यह पता चलता है कि उसके पति मकसूद और यासीन के बीच अनैतिक संबंध है, समलैंगिक संबंध है, तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। आगामी अतीत कमलेश्वर की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें बलात्कार की अमानवीय स्थिति सहने वाली चांदनी पुरुष वर्ग के प्रति हिंसात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। वह निराश हताश ना होकर वेश्याकर्म को स्वाभिमान पूर्वक अपनाती है।
इस तरह समाज में व्याप्त बहुत सी रूढ़ियों, बहुत सी कुरीतियों के प्रति सशक्त होती हुई भारतीय नारी संघर्ष करती दिखाई देती है। वह पूरे संसार में, पूरे जगत में शिक्षा और आधुनिकता का प्रचार प्रसार करती हुई, रूढ़ियों और कुरीतियों का डट कर मुकाबला करती हुई दिखाई देती है। इसलिए प्रेमचंद की गोदान की सोना, जो अशिक्षित तो है लेकिन परिवेश के प्रति जागरूक है, वो नहीं चाहती कि उसका विवाह कर्ज लेकर किया जाए। ये परंपरा रही है कि माता पिता भारत में पुत्री का विवाह करने के लिए जमीन बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो उनका शोषण करती है। लेकिन गोदान की नायिका अपने भावी पति को संदेश भिजवाती है, यदि तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। प्रेमचंद ने कुरीति से लड़ने वाली सोना जैसे स्त्री पात्रों की सृष्टि करके और कायाकल्प में चक्रधर के समान अपने माता पिता के समक्ष यह घोषणा करने वाली स्त्री नायिका, अगर तुम मेरे सामने लेन देन का नाम लोगी तो मैं जहर खा लूंगी। यानी नायक भी यह कहता है कि यदि मेरे लिए तुम दहेज लेने की बात करोगी तो मैं विष ग्रहण कर लूंगा। कुसुम कहानी की कुसुम भी दहेज प्रथा के खिलाफ स्वयं आवाज उठाती है और अपनी सशक्तता का परिचय देती है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के दुष्परिणाम यादव जी ने भी दिखाए। नारी शिक्षा की वकालत करके वो यह बताना चाहते हैं कि आज के समय में शिक्षा ही नारी को सशक्त, शक्तिशाली, समर्थ, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बना सकती है। कृष्णा सोबती कृत प्रसिद्ध औपन्यासिक रचना मित्रों मरजानी की मित्रों स्वयं को पति से बेहतर मानती है और स्त्रैण इंद्रियों पर गर्व करती है। वह न घूंघट की परवाह करती है, न शर्म लज्जा से युक्त दिखाई देती है। सरदारी ने कड़क कर पूछा, नजर नीचे करती है या नहीं? मंजली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी भूरी आंखें घर वालों का सामना करती रहीं। चित्रा मुदगल के एक जमीन अपनी की अंकिता की मां समाज में व्याप्त उस रूढ़ी के खिलाफ संघर्ष करती है जिसमें विवाहिता को सारा जीवन अच्छा या बुरा ससुराल में ही गुजारना पड़ता है। यह भी एक समस्या भारतीय समाज में रही है कि विवाह के बाद स्त्री को, नारी को यह शिक्षा घर से भी दी जाती है कि पति कैसा भी हो, ससुराल कैसा भी हो, अब जीना मरना वही है। इस दृष्टि से भी बहुत से कथाकारों ने, बहुत से नाटककारों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और ऐसी रूढ़ियों, ऐसी अमान्य मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष किया। अब विवाहिता भारतीय स्त्री अपना संपूर्ण जीवन उस पति के घर में या ससुराल में नष्ट नहीं करना चाहती। अगर वो शराबी है, अगर वो जुआरी है, अगर वो अत्याचारी है, तो वहाँ रहकर वो अपने जीवन को नष्ट करने को तैयार अब नहीं है। जब पत्नी अंकिता दुख देने वाले पति को छोड़कर वापस आ जाती है, तब समाज द्वारा उंगली उठाए जाने पर वृद्धा माँ जवाब देती है, क्यों घुटती जीवन भर उसके साथ। ये जो सोच है, ये नारी के सशक्तिकरण का प्रमाण है। यानी माँ भी अब इस बात की वकालत करने लगी है कि मैं अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को उस अपात्र पति के हाथों मरने को क्यों छोड़ दूं। पढ़ी लिखी है, अपने पांव पर खड़ी रह सकती है, ये तो तैयार ही नहीं होती, वरना कल करवा दूं दूसरा विवाह। कौन कमी है हमारी बेटी में? वास्तव में अगर पढ़ लिख गई है, सक्षम है, समर्थ है, आत्मविश्वास है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है, तो अगर वो तैयार हो तो माँ कहती है कि मैं इसका विवाह कल फिर से करवा दूं। राजनीति तो केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी, स्त्रियों के लिए नहीं। इस रूढ़ी को तोड़कर कमलेश्वर काली आंधी में जग्गी बाबू से कहलाते हैं, देश के निर्माण में औरतों को भी आगे आना चाहिए। और भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है
कि हमारे यहाँ आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में, राजनीति में भारतीय स्त्रियों ने बड़े बड़े पदों पर रहकर इस बात को सिद्ध किया, साबित किया कि भारत की स्त्री अब सशक्त है। कोई क्षेत्र, कोई आयाम ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष में भी वह उतनी ही सक्षम और समर्थ होकर अपनी सफलता का परचम लहराती है। विश्व के बड़े बड़े समृद्ध अधुनातन आधुनिक देशों में उच्च से उच्च पदों पर आसीन होकर वो अपनी मनीषा, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान का परचम लहराती है। इसलिए औरतें यानी हमारी आधी जनसंख्या जब तक इस तामीर में हाथ नहीं बटाएंगी तब तक हर काम की स्पीड आधी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर की औरतें आगे आएं और हर काम में मर्दों का हाथ बटाएं। बात चाहे राजनीति की हो, चाहे युद्ध क्षेत्र की हो, चाहे रक्षा के आयामों की हो, जल थल वायु सेना की हो, विज्ञान की हो और यान की हो, वायुयान की हो। हमने भारतीय स्त्रियों को, भारतीय नारियों को, भारतीय मनीषाओं को तमाम तरह के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए देखा है। अर्थ का क्षेत्र हो, समाज और राजनीति का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था के विरुद्ध वह कटिबद्ध हो जाती है, वह खड़ी हो जाती है। जिसके हाथ में अर्थ की शक्ति होती है वही भाग्य विधाता होता है। जब से स्त्री ने कमाना प्रारंभ किया है वह स्वावलंबी हुई है और सामाजिक अव्यवस्था के खिलाफ बोलने लगी है। वास्तव में अर्थ की आज़ादी स्वावलंबी होने का एक आधार तो है। प्रेमचंद अपने उपन्यास गोदान में स्त्री पात्र धनिया, जो अशिक्षित होने के बावजूद पति की झूठी मर्यादा पर कुठाराघात करती हुई अपने उस पति से वे रुपए छीन लेती है जो परिवार की झूठी मर्यादा की रक्षा हेतु दरोगा तथा गांव के नेताओं को भेंट चढ़ाना चाहता है। समाज में पाई जाने वाली स्त्री पुरुष असमानता भी सामाजिक अव्यवस्था का एक बड़ा कारण है, जिसे आज की नारी दूर करने के लिए कटिबद्ध है, प्रस्तुत है, तत्पर है। स्त्री और पुरुष में अब भेद नहीं, असमानता नहीं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। बूंद और समुद्र की कन्या अपने अधिकारों के प्रति और उनको प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष के प्रति कितनी जागरूक है। वह कहती है जहां आप और आपके पति कमाने लगेंगे तब इस तरह का स्वामी दासपन का नाता तो नहीं रह जाएगा, दोनों बराबरी से बात करेंगे। उसे आपकी इच्छा पर जीने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा, द्वेष और प्यार आपकी इच्छा पर नहीं होंगे। वास्तव में ये विचारणीय मुद्दे हैं। चित्रा मुद्गल ने एक जमीन अपनी में अपने नारी पात्र द्वारा सामाजिक अव्यवस्था का विरोध करवाया और कहा ऐसे पुरुष जो किसी स्त्री को मात्र जिस्म समझते हैं, औरत को वह स्वयं उन्हें ठुकराकर यह जता देना चाहते हैं कि वह भी आत्मसम्मान रखती है। समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर की चर्चित औपन्यासिक रचना है, जिसमें धनार्जित करने वाली तारा को सर्वाधिक सशक्त दिखाने का काम प्रेमचंद करते हैं। काली आंधी के माध्यम से तो कमलेश्वर राजनीतिक सत्ता प्राप्त और शक्ति संपन्न मालती का वर्णन भी करते हैं। यह वही उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बनी और बहुत सफल भी हुई। कमलेश्वर स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर हैं। वही बात में खजांची साहब स्त्री पुरुष असमानता वाली सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं। औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं है? हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे? आदमी औरत बदल ले तो ठीक, आदमी औरत बदल ले तो ठीक, औरत आदमी बदल ले तो गलत। वाह, क्या मैथमेटिक्स है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनेक ऐसी कथात्मक रचनाओं में कहानी, उपन्यास, लघु कथाएं, हिंदी कथा साहित्य में नारी को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत प्रयत्न किए गए।
प्रेमचंद युग के कथा साहित्य से लेकर आज तक के कथा साहित्य में हम इसे देख सकते हैं कि जो पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध आवाज उठाने का काम है, वो जो पारंपरिक मूल्य स्त्री का शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उसकी मौलिकता की राह में बाधा खड़े कर रहे हैं, बन रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कथा साहित्यकार अपना स्वर बुलंद करते हैं। स्त्री अस्मिता की खोज भी सभी के द्वारा अपनी रचनाओं में की गई है, परंतु अमानवीय आचरण के विरुद्ध सशक्त आवाज उठानी चाहिए, वह केवल कुछ ही लेखक कथाकारों के कथा साहित्य में हमें दिखाई देता है। इसके खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाने की आवश्यकता है कि स्त्री को स्त्री तो माना जाए लेकिन मानव ना माना जाए, उसे मनुष्य समझकर, और मनुष्यता के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध यदि अनाचार होता है, अत्याचार होता है, तो फिर उसे रोकने की दिशा में हमें क्या करना चाहिए। ये इन तमाम कथाकारों ने अवसरानुकूल, चाहे वो इस प्रकार के पात्रों का सृजन किया हो, चाहे इस प्रकार की कहानी उपन्यास की कथा वस्तु का सृजन किया हो, भाषा और शैली की दृष्टि से उसी तरह के भावों को, विचारों को, आक्रोश को, प्रतिरोध को, विरोध को व्यक्त करने वाली शब्दावली का चयन किया हो, और स्त्री के मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर, उसकी जीवन शैली को रेखांकित करते हुए, उसके स्वप्नों को, उसके भावी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी चिंता करते हुए बहुत से रचनाकारों ने इस पर बात की है। इसलिए स्त्री पुरुष समान है, वो चाहे शरीर से, मस्तिष्क से, प्रतिभा से, विश्वास से, हम किसी भी तरह से देखें, अगर स्त्री भी धनार्जन करती है, रोजगार में है, अपनी प्रतिभा, अपनी मनीषा, अपनी ज्ञान, अपनी शिक्षा से वो लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित करती है, तो वह पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं है। इसीलिए बात चाहे कर्म क्षेत्र में अपने को अर्पित करने वाली स्त्री की हो, रोजगार में नौकरी या व्यवसाय करने वाली, खेत में किसानी करने वाली, शिक्षा जगत में शिक्षण करने वाली, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, खोज आदि की दृष्टि से अपने प्रदेय को रेखांकित करने वाली, वो सारी जो भारतीय नारियां हैं जिनको कमतर आंका गया, जिनकी प्रतिभा के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया, वो सारी भारतीय नारियां अब अपनी जमीन तलाशती हुई और अपना आकाश खोजती हुई दिखाई देती हैं। वो एक सृजक की भूमिका में हमारे सामने आती हैं। यही कारण है कि अब वो अपनी इच्छा से जीना चाहती हैं। वो पराश्रित होकर, पर निर्भर होकर, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो प्रेमी हो, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो कहती है कि अगर किसी से द्वेष करना है तो ये भी चुनने का अधिकार मेरा है, और अगर किसी से स्नेह करना है, प्रेम करना है, तो उसका भी अधिकार मेरा है। इसलिए ये कथाकार इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि स्त्री, भारतीय नारी जब
आत्मनिर्भर होगी, अपने पांव पर खड़ी होगी, धनार्जन करने लगेगी, कमाने लगेगी, तब उसके प्रति होने वाले अत्याचार, उसके प्रति दुर्व्यवहार यह स्वतः कम होगा, उसकी दासता कम होगी, उसकी अपनी अस्मिता रेखांकित होगी और वो बराबरी के दर्जे पर मान सम्मान की अधिकारिणी भी बन सकेगी। इसलिए मित्रों, समाज में, भारतीय समाज में, पूरे वैश्विक समाज में स्त्री और पुरुष के बीच जो भेद किए गए, जो असमानताएं प्रकट की गईं, जिससे समाज अव्यवस्थित हुआ, असंतुलित हुआ और पुरुष ने अपने पुरुषत्व को स्त्री पर आरोपित करने का प्रयत्न पूरे विश्व में किया, उन सब के प्रति एक आक्रोश का भाव, एक विद्रोह का भाव और अपनी जगह बनाने, अपनी पहचान बनाने और अपनी मेधा और प्रतिभा को जग जाहिर करने के जो अवसर हैं, चाहे वो विभिन्न कौशलों के क्षेत्र में हो, बहुत से कौशलों के माध्यम से भारतीय नारी ने ये सिद्ध किया कि उसके पास प्रतिभा और मेधा की कमी नहीं है, वो चाहे तो क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती है और उसने करके दिखाया भी है। तो इस तरह शिक्षित होती हुई भारतीय नारी जो अपने को सशक्त बनाने के आयाम उद्घाटित कर रही है, उजागर कर रही है, अब वो झूठी मर्यादा की मोहताज नहीं है, अब वो किसी कुठाराघात के लिए प्रस्तुत नहीं है, अपितु अब वह चाहती है कि उसे भी उतना ही मान सम्मान जो पुरुष को समाज में मिलता है वह स्त्री को भी मिलना चाहिए, वह उसकी भी अधिकारिणी है, वह तलवार उठाने, वह युद्ध के क्षेत्र में शत्रु को परास्त करने, वह मंगलयान तक जाने, चंद्रयान तक जाने के लिए प्रस्तुत है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि स्त्री के सशक्तिकरण को लेकर हिंदी कथा साहित्य में कथाकार कहानियों और उपन्यासों में बाकायदा चिंतित हैं, जागरूक हैं और समय सापेक्ष परिवर्तनों की दरकार उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।